हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज़ का वीडियो नंबर 10 है और आज हम मैट्रिक क्लास के बायो का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके एमसीक्यूज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि एग्जाम के हवाले से दोनों सेक्शंस, पहले आने वाले दोनों सेक्शंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आप स्ट्रेस में यकीनन होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब हैं, लेकिन बिना किसी देर किए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो कि चैप्टर नंबर 3 की है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में पहला जो सवाल है आपके पास वो है, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म किसे कहते हैं? देखें डियर लर्नर्स, हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह के मैकेनिज्म हो रहे हैं। हम बाहर की चेंजिंग्स को फील करके अपने अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल कर रहे हैं, अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उनको रीड कर रहे हैं और उनको बैलेंस कर रहे हैं। ये बैलेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम्योसिस हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बैलेंस नहीं रह पाएंगे। ये आपको बात जहन में रखनी चाहिए। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जो इन हार्मोन्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। इट्स अ मैकेनिज्म, इट्स अ सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी दैट कंट्रोल्स बैक एंड फोर्थ सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। सीक्रेशंस को रिलीज करवाना, फिर उन सीक्रेशंस को कंट्रोल भी करना, ये है फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी के अंदर हमने ग्लूकोज खा लिया है और हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत सारा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मौजूद है। अब हमने करना क्या है, इस ब्लड से ग्लूकोज को, जो कि एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है, इसको बाहर रिलीज करवाना है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लिमिट मेंटेन करके रखनी है। तो जब हमारे ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर इनको रीड किया जाएगा, रिसेप्टर जो है रीड करेंगे कि ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई है। रीड करने के बाद स्टिमुलस जो है जाएगा टूवर्ड्स द ब्रेन और ब्रेन ऑर्डर करेगा और फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे आप कहते हैं, यानी एक ब्रेन एक ऑर्डर जारी करेगा पेंक्रियास को ताकि वो इंसुलिन रिलीज करे। और इंसुलिन क्या करेगी, यहाँ से ग्लूकोज को पिक करके ब्लड से बाहर निकालेगी और सेल के अंदर डिपॉजिट कर दी जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसमें हुआ क्या है, इंसुलिन की रिलीज हुई है। ये है पॉजिटिव फीडबैक, यानी ऐसा फीडबैक जो, तो हुआ ये है कि जो सिग्नल आया है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, उसके बाद एक पॉजिटिव फीडबैक आया है और उसने क्या किया है, सीक्रेशन करवाई है और ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन अब मेंटेन करेगी। अब सपोज एक लेवल है ग्लूकोज की जो कि हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहती है। हुआ ये है यहाँ पे कि ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। अब इंसुलिन क्या करेगी, इसको नॉर्मल लेवल पे लेके आएगी। जब ये नॉर्मल लेवल तक यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इंसुलिन तो बन रही है ना कंटिन्यूसली, तो ये तो ड्रॉप कर देगी ग्लूकोज लेवल को। लेकिन यहाँ पे एक और सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल जाएगा कि भाई इंसुलिन की जो सीक्रेशन अब बंद कर दो क्योंकि ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो चुका है। और फिर जो है ये मैकेनिज्म कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। द फीडबैक मैकेनिज्म दैट स्टॉप्स द सिग्नल्स of chemical coordination. The feedback mechanism that controls stops a hormone is called negative feedback. ये positive feedback और negative feedback दोनों मिलके हम इसे जनरली feedback mechanism कहते हैं। ऐसा mechanism जो कि हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स को कंट्रोल करे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Why the nervous coordination is faster than chemical coordination? हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन आप सबको पता है। एक है आपकी बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनके थ्रू होती है। दूसरी हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है जिसे आप केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये जो अभी मैंने आपको समझाया, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्योंकि ये केमिकल्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में वाई द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्टर क्यों है, कैसे है? अब सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल जो होते हैं, उनके थ्रू ये सिग्नल जाते हैं उनके थ्रू ये सिग्नल जाते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के। अब इनकी स्पीड जो है वो है 120 मीटर पर सेकेंड। यानी जैसे ही हमने किसी गर्म चीज़ को सपोज टच किया तो फ़ौरन यहाँ से सिग्नल जाएगा टूवर्ड्स द ब्रेन और फिर ब्रेन जो है एक ऑर्डर रिलीज करेगा इन मसल्स को, इफेक्टर को, कि ये हाथ पीछे खींच लें। तो इसकी स्पीड जो है वो है 120 मीटर पर सेकेंड। इतनी तेज़ी से ये सिग्नल जाते हैं और इनके ऑर्डर्स भी आते हैं। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लोअर है क्योंकि
जब भी कोई सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, वो ब्रेन एक ऑर्डर रिलीज करता है, लेकिन वो ऑर्डर ग्लैंड्स के लिए होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए होता है। फिर वो जाकर सीक्रेशंस या केमिकल रिलीज करते हैं। वो केमिकल जो है ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर ब्लड उनको पहुंचाता है, फिर जाके काम होता है, काम स्लो होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्टर बिकॉज द सिग्नल गोज थ्रू द न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स एट द स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, एंड द टाइप ऑफ सिग्नल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स. The type of signals are electrochemical signals which are rapid and fast. That's why the nervous coordination is fast, while the chemical coordination is slower because the secretion, the message has to go through the blood stream. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है which of the two coordinating types is better and why. क्वेश्चन थोड़ा अजीब मुझे लग रहा है. ये कह रहा है कि which of the two coordination, दोनों कोऑर्डिनेशन में जो अभी हमने डिस्कस की हैं केमिकल एंड नर्वस, इन दोनों में बेटर कौन सी है, बेहतर कौन सी है. नर्वस कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है. नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी फास्ट एंड रैपिड, क्योंकि तेज़ है वो बहुत, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी है. क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो फास्ट है, रैपिड है, और इसका मैकेनिज्म, इसका एक्शन जो है वो भी फास्ट है. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं कि फास्ट है, इज़ बेटर, वो स्लोअर है. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन आप लिखेंगे द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्टर एंड रैपिड, इट्स एक्शन इज फास्टर एंड रैपिड, व्हाइल द केमिकल कोऑर्डिनेशन इज स्लोअर, इट्स एक्शन इज स्लोअर, इट्स एक्शन इज लॉन्ग लास्ट. सो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्टर, दैट्स व्हाई इट लुक्स बेटर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन. चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4. हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स बाय द रेफ्लेक्स आर्क. मैकेनिज्म में रेफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले समझते हैं ये है क्या. देखें, हमारी बॉडी के अंदर सडन एक्शंस होते हैं और सडन रिएक्शन होते हैं. जब आप किसी ऐसी चीज़ को देख लें, या आप हाथ रखे हुए कहीं पे हैं, कोई आपको हथौड़ा मार रहा है, कोई आपको पिंच कर रहा है, तो आप हाथ फौरन बिना कोई सोचे समझे हाथ पीछे खींच लेते हैं. ये इनवॉल्यूंटरी सडन एक्शंस हैं. या फिर आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपकी तरफ कोई चीज़ अचानक कोई बहुत ही तकलीफ दे हो सकती है आ रही है, तो आपको पता है और आप अपना हाथ पीछे खींच लेंगे. हुआ यह है कि हमारी बॉडी के अंदर सडन इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं, हाथ का पीछे खींचना जैसे, या फिर जो है कोई ऐसी आवाज़ जो हमें सडन फील हो. फॉर एग्जांपल, हम आगे मुंह करके बैठे हुए हैं, पीछे सांप आके उसकी आवाज़ और हम सडन वहाँ से जंप करके भाग जाएं, तो ये सडन रिएक्शन जो हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं. या फिर जो है आँख का फड़कना, ये भी सडन जो है रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है. अब ये होता किस मैकेनिज्म से है, कैसे होता है, यहाँ पे कह रहा है कि रेफ्लेक्स आर्क जो, उसमें ये एक्शन होता कैसे है. होता ऐसे है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई स्टिमुलस हम रिसीव करते हैं, तो फिर यहाँ से जो है सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जाती हैं. तमाम रिएक्शन में होता यह है कि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आता है, फिर वो ब्रेन के पास जाता है. लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता. यहाँ से जैसे स्टिमुलस जो है उसका मैसेज जो है, इम्पल्स जो है, वो पहुँचती है स्पाइनल कॉर्ड के पास. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होती हैं और फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर्स भेजती हैं और हम वो एक्शन करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के अंदर ऑलरेडी वो सेव्ड मैकेनिज्म, ऑलरेडी सेव डेटा मौजूद है कि अब हमने करना क्या है. तो ऐसे रिएक्शन जो हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि रेफ्लेक्स एक्शन वर्क स्टार्ट्स आफ्टर द रिसीविंग ऑफ स्टिमुलेशन. एज वी रिसीव द स्टिमुलेशन इट गोज थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड, वेयर इट इज converted into the another signal into the order, then it's transmitted into the motor neuron which carry the message to the effector organ. That's how this involuntary action or reflex action work inside our body through the reflex arc. ये जो यहाँ से लेकर पूरे बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म बनाए, इसे आप रेफ्लेक्स आर्क कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है आपका why driving license is not issued to the color blind person. बहुत ही सिंपल बात है. हमारी आंख के अंदर 2 तरह के सेल लगे हुए हैं, आप सबको पता है, रोड्स एंड कोन्स. रेटिना के अंदर दोनों सेल्स होते हैं. दोनों सेल्स, रोड्स जो हैं वो लाइट को रिसीव करते हैं और कोन्स हैं वो कलर्स को रिसीव करते हैं. तो जो कलर ब्लाइंड पर्सन है, वो जो प्राइमरी कलर्स हैं रेड ब्लू, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा. सिग्नल होते हैं ना सामने, ग्रीन, रेड, येलो. कैन ही डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोज कलर्स? नो. So
the license is not issued to the color blind person because he cannot differentiate between the colors. He is color blind, he cannot identify the color. Why? That is why the license is not issued to the color blind person. I hope you have got the point. We move to the next question, that is why thyroid gland swell up and give the name to the disease. अब यहाँ पे हमारे नेक के अंदर एक ग्लैंड मौजूद है जिसे आप कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो है इसका फंक्शन ये है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, बॉडी के तमाम रिएक्शंस को कंट्रोल करता है ये थायरोक्सिन हार्मोन। अब जब थायराइड ग्लैंड जो है जो काम करती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके काम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन साल्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम आयोडीन नहीं खा पाते, जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से इन सेल पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ये स्वेल अप हो जाते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज द थायराइड ग्लैंड टू स्वेल अप and that swelling of thyroid gland, the disease is called goiter. So goiter is a disease which is caused by deficiency of iodine. If we do not take proper iodine inside our body, the thyroid gland swell up and thyroid gland do not work properly. This is called goiter. We move to the next question, that is what is the role of islets of Langerhans? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं इसका रोल क्या है? अब सबको पता है, आपने पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में, और पेंक्रियाज के बारे में एक और मेरी वीडियो भी मौजूद है, यहाँ पे मैं लिंक आपके सामने ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा कि पेंक्रियाज के अंदर किस तरह के सेल होते हैं। तो पेंक्रियाज जो है एक लीफ लाइक ऑर्गन है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड है और इसके अंदर जो है यहाँ पे इस साइड पे आइलेट्स या जजीरे सेल के पड़े होते हैं, दोनों साइड पे, इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, एट द एज ऑफ द पेंक्रियाज ग्लैंड। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन जो होते हैं इनको पॉल लैंगरहैन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन इसे कहते हैं। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन दो तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। अब दोनों हार्मोन जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस, दे सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। So insulin controls glucose level inside our body. When the glucose level is increased or rise up, it controls the glucose level. That's why it's very important, because if this chemical is not secreted inside our body, we may be diabetic patient or we may suffer from diabetes. ग्लूकागॉन, जब हम खाना नहीं खाते, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो चुका है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये जब हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं है तो फिर कहीं से भी फैट को पकड़ के आएगा लिवर के पास, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द ग्लूकोज, फिर ब्लड को ग्लूकोज तो चाहिए ना नॉर्मल रहने के लिए, तो ग्लूकागॉन जो उस कंडीशन में काम करता है अगर इंसुलिन अगर जो है ग्लूकोज कम हो जाए। तो these both chemicals are released in the cells of islets of Langerhans. That's why islets of Langerhans are very important cells. क्वेश्चन ये था कि why islets of Langerhans? What is the role of islets of Langerhans? Islets of Langerhans secrete two types of chemical inside our body. One is insulin that controls the glucose level when it rises. Other glucagon which can also control the glucose, but when there is no glucose inside the body, it brings the glucose into the blood. So this is the role of islets of Langerhans. We move towards the next question, and that is what is emergency hormone and why it is named so? What is emergency hormone and why it is named so? Emergency hormone, you know, there is a gland inside our body. There is a gland inside our body which is located on the top of the kidney. That gland is called adrenal gland. That gland is called adrenal gland. The gland located on the top of kidney is called adrenal gland. This is triangular in shape actually. Triangular in shape. अब इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन होता है ये कॉर्टेक्स, और बीच में सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसे आप कहते हैं मेडुला। अब बाहर वाला जो कॉर्टेक्स पोर्शन है ये एक केमिकल रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे आप कहते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन। ये एड्रेनालाइन हार्मोन जो है इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और ये एपिनेफ्रिन भी कहलाता है।
एपिनेफ्रिन भी कहलाता है। इंसुलिन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? अब इसको हम इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं और इसका फंक्शन क्या है? देखें, जब भी हमारी बॉडी के अंदर, जब भी हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सडन फायर देख ली है, आप शॉक की कंडीशन में चले गए, आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी है जो कि घबराहट वाली है, जो कि आपकी बॉडी को टेंशन दे सकती है। ये हार्मोन जब हमारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होता है तो ये करता क्या है, ये सारी बॉडी की एनर्जी डाइवर्ट कर देता है टूवर्ड्स द स्पेशली बैकबोन, स्पेशल मसल्स, हार्ट की तरफ, सांस की नलियों को डायलेट कर देता है, खोल देता है। इमरजेंसी कंडीशन के दौरान हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है और सडन किसी स्पेसिफिक एरियाज के अंदर एनर्जी आ जाती है ताकि हम या तो लड़ें या तो 9 तो 11 हो जाए, भाग जाएं वहाँ से। तो इमरजेंसी हार्मोन इज अ हार्मोन विच इज रिलीज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन, इन अ पैनिक कंडीशन, इन अ पैनिक सिचुएशन. Its function is to dilate the blood vessels, to divert the energy to the specific part so that we can fight or flee away in the situation. So emergency hormone prepares us for the fight and flight mood. It is secreted, it is released by adrenal gland. तो सवाल आपका था कि what is emergency hormone? It's a hormone. It is adrenaline hormone which is released in emergency condition. It is an emergency hormone. It's adrenaline hormone. It's also called epinephrine hormone. It helps us to face the emergency condition. That's why it is also called emergency hormone. और आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि हार्ट के पेशेंट जो होते हैं, जिनकी खून की नालियाँ जो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनको भी एपिनेफ्रिन की टेबलेट दी जाती हैं ताकि उनकी वेजल डायलेट हों, खुलें और ब्लड फ्लो बढ़े। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ पैरालाइज। अब पैरालाइज क्यों होता है? किसी स्पेसिफिक पार्ट का डैमेज हो जाना, फिर चाहे बाजू हो, फिर चाहे टांग हो, या फिर पूरी साइड हो, उसका पैरल सुन्न हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसका डी फंक्शन हो जाना, इसे हम पैरालाइज कहते हैं। अब ये होता क्यों है? होता इसी वजह से है कि या स्पेसिफिक एरियाज़ की तरफ जो न्यूरॉन सिग्नल लेकर जा रहे हैं वो काम करना बंद कर दें, डैमेज हो जाएँ, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर हेमरेज हो जाए, कोई ज़ख्म हो जाए, कोई ब्लड क्लॉट हो जाए, तो ये रीज़न हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन के अंदर कोई पुराना कुछ ज़ख्म है, ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, या न्यूरॉन जो है एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाएं, ये पैरालाइज की वजह हो सकती है। यहाँ पे मैं डिटेल में आपके लिए आंसर भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज एपिलेप्सी? थोड़ा सा रिलेटेड है उससे। ब्रेन जब सिग्नल भेजता है हमारी बॉडी के अंदर तो न्यूरॉन्स के अंदर से सिग्नल जाते हैं। अब जब एक सिग्नल या बहुत सारे सिग्नल एक जगह पे रिकरेंट हो जाएं या फिर सारे मिल जाएं तो फिर जो है सडन हमारी बॉडी के अंदर झटके वगैरह लग जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी इज ए सिचुएशन इनसाइड अवर बॉडी इन विच द करंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो सिग्नल जा रहे होते हैं वो सारे मिक्सअप हो जाएं, इसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। डेफिनेशन में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आपके सामने ताकि लिखने में आपको आसानी हो। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये है आपके सामने डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। बहुत ही सिंपल है। Nervous coordination is a coordination in which signal goes in form of electric current, electric impulse, very fast, very rapid. Action is also very short, very rapid. The reaction is also very short and very rapid. On the other hand, chemical coordination is done with the help of chemicals, with the help of hormones, which are released by specific organs called gland. The action is slower but long lasting. केमिकल कोऑर्डिनेशन तमाम प्लांट के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के। ने एंजॉय किया होगा पूरे लेक्चर को, मजा आया होगा समझने में, उम्मीद करता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि इस सीरीज़ की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आएँ और बाकी के आने वाले चैप्टर्स भी आप पढ़ें। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।